हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल अपन बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। कल अपन ने पढ़ा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है अंतरिक्ष का अध्ययन। आगे के टॉपिक की जिक्र करते हैं। पहले कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। पहले अपने सबसे पहले पढ़ा कि तारा तारा कैसे बनता है। पहली स्टेप थी निहारिका। निहारिका में होते हैं गैस, ओनली क्या होती है, गैस से। फिर उसके बाद बनता है तारा। क्या बनता है, तारा। उसमें होती है नाभिकीय संलयन। कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन। उसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसमें तारा बनता है। उसकी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि वो एक बड़ा रूप धारण कर लेता है ना। उससे बोलते हैं लाल दानव। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाल दानव। और उसका रीजन क्या है, वो बड़ा रूप धारण क्यों करता है, क्योंकि उसमें ईंधन या उष्मा की कमी हो जाती है ना। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा कि श्वेत दानव। श्वेत दानव, और नीचे एक और बताया था कि अभिनव तारा कैसे बनता है। श्वेत दानव जब सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 यानी 1.5 गुना होता है तब तो बनता है श्वेत दानव। अभिनव तारा कब बनता है, जब 1.5 गुना से ज्यादा हो, सूर्य के द्रव्यमान से क्या 1.5 गुना ज्यादा हो तो बनता है अभिनव तारा। क्या बनता है, अभिनव तारा। कल इसके बीच में एक छोटी सी प्रोसेस थी, वो थोड़ी बाकी रह गई कि अभिनव तारा के आगे की क्या प्रोसेस है, थोड़ा मैं वो बताता हूं आज आपको, ठीक है। क्योंकि अभिनव तारा है वो भी आगे 3 भागों में टूटता है, और उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मैं अभी जिक्र करूंगा अभिनव तारा है, उससे आगे का जिक्र करूंगा, ठीक है। तो ये पहले सारा बता देता हूं मैं आपको। पहले ये था निहारिका, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल बता देता हूं आपको। ये था निहारिका। निहारिका से बना तारा, ठीक है। डिटेल बता दी थी कल आपको, थोड़ा सा आगे का समझाने के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। फिर बना ये लाल दानव। क्या बना, लाल दानव, ठीक है। इसके बाद यहां बना श्वेत दानव, और आगे की प्रोसेस मैंने पढ़ा दी थी। यहां बना था अभिनव तारा। क्या बना था, अभिनव तारा, ठीक है। ये बना था अभिनव तारा। इतनी प्रोसेस आपने कल पढ़ ली थी। आगे की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो अभिनव तारा के बाद में होती है। तो ये क्लियर कर देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए बताया कि आगे की प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब पढ़ाता हूं आपको यहाँ पे अभिनव तारा। ये क्या है, अभिनव तारा। ये है अभिनव तारा। कौन सा तारा है, ये है अभिनव तारा। इससे ये आगे जाके 3 भागों में टूटता है, ठीक है। पहला पहला होता है न्यूट्रॉन। पहला कौन सा, न्यूट्रॉन। दूसरा कौन सा होगा, क्लस्टर। दूसरा कौन सा, 3 भागों में टूटता है। पहला न्यूट्रॉन, दूसरा क्लस्टर, और तीसरे का नाम है क्वेशर। क्या नाम है, क्वेशर। तीसरे का नाम है क्वेशर, ठीक है। इसमें टूटता है, इसमें सबसे बड़ा तो ये होता है। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा। और ये होता है क्लस्टर। इसके बाद है क्लस्टर। क्लस्टर है ये, इसका काम होता है चमकना। ये चमकता है, ठीक है। क्या करता है, क्लस्टर होता है, ये चमकता है। अगला बच्चा एक क्वेशर। क्वेशर का काम क्या होता है, ये एक चुंबकीय तारा है, समझ रहे हो। इसमें होता है आकर्षण। ये एक चुंबकीय तारा, समझ रहे हो मेरी बात, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इन सब से अब बात करेंगे अपन न्यूट्रॉन जो तारा है ना, इसका जिक्र करेंगे इससे आगे। तो ठीक है, यहां तक क्लियर कर देता हूं। आगे सिर्फ न्यूट्रॉन लिखिए और इससे आगे की प्रोसेस समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन। और ये सबसे बड़ा है। ये इसका आगे का एक प्रोसेस हो रहा है। ये इसमें मतलब जो प्रकाश है, इसकी एनर्जी है वो कम हो जाती है। और इसके बाद ये क्या, सिंकुड़ना, सिंकुड़ना, सिंकुड़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और ये जब सिकुड़ता है तो इससे बनता है क्या, ब्लैक होल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो आप। क्या है, यहां से बनता है ये ब्लैक होल। ये बनेगा ब्लैक होल। और अगर एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ आप,
अगर कोई चीज सिकुड़ेगी तो उसका घनत्व तो ज्यादा होगा, ठोस बन जाएगी। तो ये इतना ठोस है, इसका घनत्व इतना अधिक है कि इससे ज्यादा किसी चीज का घनत्व नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। और जहां तक इसकी बात की जाए इस ब्लैक होल की, इसका वजन इतना होता है कि एक चम्मच ब्लैक होल की और 10 हाथियों के वजन के बराबर होती है, समझ रहे हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना भारी है। ये बात तो समझ रहे होगे आप। तो इसकी एक विशेषता है, इसका घनत्व अधिक होता है, सबसे अधिक घनत्व इसका होता है, घनत्व मैक्सिमम, सबसे अधिक घनत्व इसका होता है, ठीक है। अब एक बात हो रही है इसमें, ये ये एक दिन ऐसा रीजन बनेगा जिस दिन ये टूटेगा ना, ये एक रीजन बनेगा पृथ्वी का विनाश का, ठीक है। जिस दिन ये टूटेगा, सोच के देखो, ये अगर इतना भारी है और पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन पृथ्वी का विनाश हो गया, विस्फोट होगा और इस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अब बात करते हैं अपन आकाश गंगा की, ठीक है। तारे देख लिए कैसे बनते हैं, अब बात करते हैं आकाश गंगा कैसे बनती है, ठीक है। अब इसके बारे में समझाता हूं आपको। लिखो पहले आकाश गंगा, आकाश गंगा। अब इसका निर्माण कैसे होता है। आकाश गंगा का निर्माण होता है एक ब्लैक होल टाइप का। कैसे, जैसे ब्लैक होल का घनत्व था ना, उसी टाइप से एक पदार्थ था, ब्लैक होल टाइप का ही मान लो, ब्लैक होल। पर इसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा था। ऐसा कोई पदार्थ था, उसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा था, ठीक है। मतलब इससे भी बहुत ज्यादा कठोर था। घनत्व अधिक का मतलब समझ रहे हो, कि इससे भी ज्यादा कठोर था, बहुत ज्यादा कठोर था। तो ये बात है 15 मिलियन वर्ष पहले की, ठीक है। कब की बात है, 15 मिलियन वर्ष पहले की बात है ये। उस टाइम ये ब्लैक होल जैसा कोई पदार्थ था और ये टूट गया, टूट गया मतलब इसका विखंडन हो गया, और उसी से है ना, उसके छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल में बंट गया और उसी की आकाश गंगाएं बनी है, समझ रहे हो। उन सब के ये टूटा है, उसके जो टुकड़े बने हैं उन्हीं की ये आकाश गंगा बनी है। ये बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। तो नॉर्मल सा बेसिक से अपन को जानकारी होनी जरूरी है। अब क्या है कि ब्रह्मांड में है ना, एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है, जो जितनी भी आकाश गंगाएं है ना उनको खींच रही है, समझ रहे हो, उनका विस्तार हो रहा है, समझ रहे हो ये बात, कि ऐसा कोई फोर्स लग रहा है इन पे कि ये बहुत ज्यादा इनका धीरे 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 इनका विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। और एक बात बताओ, कोई भी चीज है एक लिमिट तक ही तो उसको खींच सकते हैं, उसके बाद वो चीज या तो उसका विखंडन होगा या ब्लास्ट होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो इसको खींच रही है, ठीक है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है और जिससे इसका विस्तार हो रहा है। अगर किसी चीज को एक हद तक खींचेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा या तो टूट जाएगी या उसका विस्तार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जैसे ये आकाश गंगाएं हैं, इधर से कोई खींच रहा है, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद ये ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, तो जो खींचने से ब्लास्ट होंगे, समझ रहे हो, इसको खींचेंगे और तब ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट होगा, उसे बोलते हैं बिग बैंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिग बैंग क्या होता है, ठीक है। बिग बैंग ये होता है कि किसी चीज को नहीं, वो ब्रह्मांड पे जो एक शक्ति लग रही है और वो उसको फैला रही है, और फैलाने से जो ब्लास्ट होगा ना उसको बोलते हैं बिग बैंग। अब एक बात बताओ, अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है बाहर से, और नहीं अंदर से कोई फोर्स लग रहा है जैसे भी, तो ये इसका विस्तार हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो फोर्स लगना बंद हो जाए, समझ रहे हो बात।
अगर फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच में स्पेस है और ये अचानक से सिकुड़ जाएंगी तो भी तो नुकसान होगा, तभी तो ब्लास्ट होगा, कोई चीज टकराएगी आपस में, उनको कंट्रोल कर रखा है और वो टकराएंगी तो भी तो ब्लास्ट होगा, होगा ना। तो उसको बोलते हैं सुपर क्रेंच। क्या बोलते हैं उसको? सुपर क्रेंच। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों बहुत सी बार परीक्षा में पूछी गई है कि ये जो ये ये जो ब्लास्ट होगा वो होगा सिकुड़ने से, किससे, सॉरी, ये होगा फैलने से। ये जब भी फैलेगी ना, क्या हो गया, एक मिनट रुको। ये हो गया। ये जब भी फैलेगी और फैलने से ब्लास्ट होगा उसको बोलते हैं बिग बैंग। और जो सिंकुड़ने से जो ब्लास्ट होगा उससे बोलते हैं सुपर क्रंच। इसको बोलेंगे सुपर, क्या हो रहा है, सुपर क्रंच। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उन पे एक फोर्स लग रहा है जिससे इनका विस्तार हो रहा है, ठीक है। विस्तार हो रहा है, अगर विस्तार होने से जो ब्लास्ट होगा उसे बोलते हैं बिग बैंग। दूसरा एक और, अगर उन पे कोई फोर्स लग रहा है या उनको कोई बाहर से खींच रहा है, अगर वो स्वतंत्र हो जाएंगी तो वो आपस में टकराए जाएंगे, उनका फोर्स है वो बंद हो जाएगा, वो आपस में टकराए जाएंगे और टकराने पे, सिकुड़ने पे जो ब्लास्ट होगा उसे बोलते हैं सुपर क्रंच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी बार परीक्षा में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलो आगे जिक्र करते हैं फिर अपन आकाश गंगा का, ठीक है। आगे अपन जिक्र करते हैं आकाश गंगा का। किसका जिक्र करते हैं? आकाश गंगा। फिर से आकाश गंगा। नॉर्मल सी बात है, इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है सर्पिला का। कैसी होगी? सर्पिला का, ठीक है। अब ये एक कोई आकाश गंगा है, ये समझो एक बात, ये होगी आकाश गंगा। इसका जो केंद्र है ना, केंद्र, इसको बोलते हैं ब्लज। ब्लज, क्या बोलते हैं? ब्लज। अब देखो, बहुत से तारे होते हैं, तारे आकाश गंगा में यहाँ भी हैं, ठीक है, और तारे यहाँ भी हैं और केंद्र पे भी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ कौन से तारे होते हैं और यहाँ कौन से तारे होते हैं। देखो, जो इसके केंद्र से दूर है ना, इसकी परिधि पे है, वो तारे होंगे जिसमें जो भी प्रकाश, उष्मा या ईंधन प्रॉपर है, ठीक है। और जिस जैसे जैसे प्रकाश की, ईंधन की कमी होती जाएगी वो केंद्र की ओर आते जाएंगे और बिल्कुल न्यूट्रन हो जाएंगे, वो केंद्र में मिलेंगे। इसका इतना सा सिद्धांत है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। नॉर्मल बात, नॉर्मल सी है, अगर एग्जाम में आ गया तो बात हैवी हो जाएगी, समझ रहे हो। अब अपन आगे बात करते हैं, आकाश गंगा ही लेते हैं। एक बात और समझाता हूं मैं, ये है अपने आकाश गंगा। आकाश गंगा यहाँ पे ले लिया अपन ने, ये क्या है? सूर्य। सूर्य। अब सूर्य की जो चारों ओर इसकी फैमिली होगी उसको बोलते हैं सौर मंडल। ये क्या हो गया? सौर मंडल। सौर मंडल। और सूर्य के पास जो तारों का समूह होता है ना, उसको बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तो ये है, यहाँ क्या होता है, ये जितना भी सौरमंडल है इसमें तारे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? सूर्य का जो परिवार है, सौरमंडल है, इसमें तारे नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे? सिर्फ ग्रह। इसमें होंगे सिर्फ ग्रह। और नक्षत्र क्या होंगे? तारों का जो समूह होता है ना, सूर्य के पास जो तारे हैं उनका समूह होता है, उसको बोलते हैं नक्षत्र। तो यहाँ होंगे, वो होंगे नक्षत्र। ये क्या है? नक्षत्र। और नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27। कितनी होगी? 27। अब एक और है, यहां इसके पास ये होगा, ये होगा तारा मंडल। तो इसमें क्या होता है, नक्षत्र में क्या होता है
इसमें जैसे 4 या 5 तारों का समूह होता है वो नक्षत्र में आता है, और इससे अधिक जो तारों का समूह होता है उसको बोलते हैं तारामंडल, और वो होंगे इसमें शामिल। ठीक है, ये बात नॉर्मल सी है, पर आगे जाके ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या नहीं होते, तारे नहीं होते, इसमें सिर्फ ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, इसमें सिर्फ ग्रह होते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि सूर्य है ना, सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, आकाश गंगा की क्या करता है, परिक्रमा करता है, ये समझो आप। ठीक है, तो सूर्य की जो चाल है ना, ये ये ज्यादा है किससे, नक्षत्र से, नक्षत्र से। तो एक तो बात सिंपल सी होगी कि ये इससे तेज है तो इससे आगे तो निकलेगा, ये तो बात नॉर्मल सी है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये है कि एक महीने में है ना, ये कितने नक्षत्र पार कर देता है, ये सूर्य एक महीने में, जैसे एक मंथ में, और ये कितने नक्षत्र पार कर देता है, 2.25। ठीक है, नक्षत्र पार कर देता है, मतलब इनकी परिक्रमा कर देता है, समझ रहे हो बात। अब ज्यादा और इतना ही है कि 12 मंथ या एक साल में कितने कर देता है, तो 27, ये तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना। यहाँ से सिर्फ एक यही क्वेश्चन उठता है, और ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। क्या क्या होता है कि बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार और समझ लो, ये आकाशगंगा है, सूर्य के जो चारों ओर उसका परिवार होता है उसे बोलते हैं सौरमंडल, समझ गए बात, इसको बोलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल में क्या तारे नहीं होते, इसमें सिर्फ ग्रह होते हैं, और तारों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं नक्षत्र, जैसे 4 5 या तारों का समूह होगा, इससे ज्यादा होता है वो आ जाते हैं तारामंडल में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये बात बता दी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि सूर्य की चाल नक्षत्र से ज्यादा होती है, इनसे ज्यादा होती है, तो ये इसकी परिक्रमा करेगा तो सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा तो ये एक मंथ में तो 2.25 नक्षत्र पार कर देता है, और 12 महीने में 27 नक्षत्र पार कर देता है। ठीक है, अब अब ये होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे इस पे ध्यान दो थोड़ा। क्या होता है कि जो तारे होते हैं ना, उनसे एक शेप बनती है, क्या बनती है, शेप बनती है। वो मैं एक बार आपको नॉर्मल से एक शेप बना के दिखाता हूँ, जैसे ये तारे हो गए, ये मान लो ये तारे हैं, ये यहाँ से इनको कनेक्ट कर दो, ये हो गई। ठीक है, इस तारे को बोलते हैं लघु सप्तऋषि, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, ये है लघु सप्तऋषि, समझ के बात, ये है लघु सप्तऋषि। अब बात करते हैं, एक और है, ये लघु सप्तऋषि है, और ये वृद्ध है, मतलब थोड़ा इससे बड़ा ले लो ये। ठीक है, इनको मिला दो, ये संरचनाएं दिखती हैं ऐसे, अपन आसमान में देखते हैं या तो ऐसी संरचनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो इसका नाम तो क्या दे दिया, लघु सप्तऋषि, और इसका दे दिया वृद्ध सप्तऋषि, इसका नाम क्या दे दिया, वृद्ध सप्तऋषि। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन उठता है, ये सेब तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात नहीं है, पर इन दोनों के बीच में एक तारा होता है, ये जो तारा है इसको बोलते हैं ध्रुव तारा, क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा, इसको बोलते हैं ध्रुव तारा, इसको बोलते हैं ध्रुव तारा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलर स्टार, क्या बोलते हैं, पोलर स्टार। ठीक है, पोलर स्टार बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ध्रुव तारा की स्थिति है, ध्रुव तारा की स्थिति क्या होगी, लघु सप्तऋषि और वृद्ध सप्तऋषि, इन दोनों के बीच में जो तारा होगा उसे बोलते हैं ध्रुव तारा। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं डायरेक्ट। अब ये पूछ लेते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा कि सप्तऋषि में तारों की संख्या तो 1 2 3 4 5 7, समझ रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, 7, और सप्तऋषि 2 होती हैं, 1 और 2, ये संरचनाएं बनती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के मध्य में ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा की एक बड़ी विशेषता और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से।
ठीक है। एक एक ऐसे ही एक आकृति और बनती है, यहां से एक आकृति और बनती है, उसके बाद एक आकृति और बनती है, उसके बता देता हूँ। उसको बोलते हैं हंटर तारा। क्या बोलते हैं? हंटर तारा। हंटर मतलब समझिएगा वो शिकारी। तो उसकी आकृति होती है एक शिकारी के जैसे। शिकारी के जैसे मैं वो आकृति बना देता हूँ आपको। देखो जैसे ये तारा हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया कोई, इनको आपस में मिला दो। यहाँ कोई तारा है, फिर यहाँ कोई तारा है, ये कोई तारा हो गया, इनको आपस में मिला दिया। अब यहाँ से ये तारे हैं, तो ये एक हंटर, एक शिकारी के जैसे, जैसे तीर चला रहे हो ऐसे लग रहा है ना, तो ये है हंटर तारा। कौन सा तारा है ये? हंटर तारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप ध्यान देना। इसको हंटर तारा बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओरियन। क्या बोलते हैं? ओरियन। ओरियन तारा भी बोलते हैं, हंटर तारा। ये शेप वाली तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इसके नजदीक एक तारा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइरस तारा। क्या बोलते हैं? साइरस तारा। अब क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा ये देखो, कि साइरस तारा किसके नजदीक है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा हंटर तारा। बहुत से ऑप्शन दे देंगे आपको, सप्तऋषि के नजदीक है, और कुछ दे देंगे, आकाश गंगा के नजदीक है, या फिर और कोई मान लो सूर्य के नजदीक है, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सी बार एग्जामों में ये पूछा भी गया है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक संरचना बनती है, ये समझ ही गए होंगे, हंटर जैसी, मतलब एक शिकारी की जैसे संरचना बनती है, और इसके पास में जो तारा है उसका नाम है साइरस तारा। और ये इसी के बारे में क्वेश्चन पुटअप क्यों होता है, मेन बात की है। तो इस तारे की एक व्यवस्था है, ये सबसे चमकीला तारा है। कौन सा? सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला। बस इसकी विशेषता यही है कि ये सबसे चमकीला तारा है, और इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक बात मैं पीछे बता गया था कि ध्रुव तारा के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है वो वहां से पुटअप होगा। ये वो ये आपकी आकाशगंगा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? सूर्य। ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, ये सौरमंडल, ये हो गए नक्षत्र। ठीक है, और ये हो गया तारामंडल, ये हो गया तारामंडल। तारामंडल, तो तारामंडल में मैंने एक बताया था लघु सप्तऋषि, और दूसरा बताया था वृहद सप्तऋषि। तो ये है, ये मान लो यहाँ लघु सप्तऋषि, ऊपर था लघु, लघु सप्तऋषि, और दूसरा क्या था? वृहद सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि। ठीक है, ये हो गया। अब समझो बात, अब इन दोनों के बीच में कौन था? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। ठीक है, अब यहाँ ये था सौरमंडल, ये था ना सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर क्या बताया? सिर्फ ग्रह होंगे, और पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। ये मान लो ये पृथ्वी है। तो एक बात बताओ, सूर्य भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी परिक्रमा करती है, सब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। समझ रहे हो ये बात? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो एक बात फिक्स है, ये पृथ्वी है, ये इसकी परिक्रमा करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। तो जो ध्रुव तारा है ना, वो हमेशा पृथ्वी की उत्तर दिशा में होगा। किस दिशा में? उत्तर दिशा में होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा, ये कैसे होगा? ये तो इधर तो आकाश गंगा है, वो भी तो परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो ये साथ साथ में परिक्रमा करते रहेंगे सारे के सारे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु तारा है ना, ये सॉरी ध्रुव तारा, एक सेकेंड, ये ध्रुव तारा, एक मिनट। ये जो ध्रुव तारा है ना, ये
पृथ्वी की हमेशा उत्तर दिशा में होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? पृथ्वी की उत्तर दिशा में होगा। हमेशा पृथ्वी की उत्तर दिशा में होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा समझा देता हूँ आपको। ये तारामंडल हो गया, ये आपको पहले समझाया था। लघु सप्तऋषि, ये हो गया वृद्ध सप्तऋषि, इसके बीच में हो गया ध्रुव तारा, और ये सूर्य हो गया। सूर्य के चारों ओर जो उसका परिवार है उसको बोलते हैं सौरमंडल। इसके अंदर सिर्फ ग्रह होते हैं, इसमें तारे नहीं होते। और ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन करेगी तो ये भी परिक्रमा करते रहेंगे, और ध्रुव तारा हमेशा क्या होगा? पृथ्वी के उत्तर दिशा में होगा। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी सब कल चर्चा करते हैं इससे आगे। ठीक है, धन्यवाद।